हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक सरोदे एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था 1857 में विद्रोह होता है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रवाना करवा दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। इस सहयोग की नीति के लिए ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियों को और भी बढ़ा दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बहुत से प्रशासनिक बदलाव किए गए थे, हमने देखा था। उसके आगे क्या होता है अब हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में शासक की संरचना, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो 1858 का जो अधिनियम आया था उसके तहत भारत में किस प्रकार से शासन चलता था वो हम देख लेते हैं। सबसे ऊपर हुआ करती थी रानी, उसके नीचे हुआ करता था ब्रिटेन का संसद, उसके नीचे भारत सचिव, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद गठित किया गया था। भारत सचिव के नीचे हुआ करता था वाइसरॉय, और वाइसरॉय की मदद के लिए 4 सदस्यों की परिषद गठित की गई थी। तो भारत सचिव जो था यहाँ तक वो ब्रिटेन में हुआ करता था और भारत में शासन चलाया करता था वाइसरॉय। वाइसरॉय और गवर्नर जनरल दोनों भी एक ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे वाइसरॉय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद थी। ये इनमें बहुत से बदलाव होते हैं, आगे हम देखेंगे। इस अधिनियम के तहत वाइसरॉय की शक्तियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, तो उसको देखेंगे हम। आगे देखते हैं। उस टाइम में अन्य घटनाएं क्या क्या हुई थी वो देखते हैं। तो 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहला बजट पेश किया गया था। भारत का जो पहला बजट है वो 1860 में पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। आईपीसी एक्ट 1860, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इस एक्ट को 6 अक्टूबर 1860 में स्वीकृति दे दी गई थी और 1 जनवरी 1862 को इसे लागू कर दिया गया था। 1861 में ही भारतीय उच्च न्यायालय के लिए अलग से अधिनियम बनाया गया था। 1 जुलाई 1862 को भारत में पहले हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में। 1861 में ही इंडियन सिविल सर्विस एक्ट लाया गया था। 1 अगस्त 1861 को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो इसके प्रावधान हम देख लेते हैं। वाइसरॉय संबंधित प्रावधान। इस अधिनियम ने वाइसरॉय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। तो हम देखते वाइसरॉय की शक्तियां किस प्रकार बढ़ा दी गई थी। तो वाइसरॉय को अगर पहले कोई नियम बनाना होता था या कोई आदेश जारी करना होता था तो उसको जो उसके परिषद के जो 4 सदस्य हुआ करते थे उनमें से 2 लोगों की सहमति लेना पड़ता था। जब उनमें से 2 सहमत रहेंगे और तीसरा वोट इसका रहेगा वाइसरॉय का, तभी वो कोई नियम बना सकता था या कोई आदेश जारी कर सकता था। तो इस अधिनियम के तहत उसको आज़ादी दे दी गई कि वो बगैर किसी की परमिशन के नया नियम बना सकता है, नए आदेश जारी कर सकता है। इस अधिनियम ने वाइसरॉय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश
जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह की होती थी। पहले अगर वाइसरॉय को कोई अध्यादेश जारी करना होता था तो वो पहले उसको उसी प्रकार जो उसके परिषद के 4 सदस्य हुआ करते हैं उनमें से 2 की सहमति लेना पड़ता था, तभी वो कोई नया अध्यादेश जारी कर सकता था। पर अभी उसको इस अधिनियम के तहत छूट दे दी गई कि वो नया अध्यादेश जारी कर सकता है और उसकी अवधि मिनिमम 6 मंथ की होंगी। इस अधिनियम के अनुसार वाइसरॉय अब प्रशासनिक एवं विधिया कार्यों हेतु नए प्रांतों का गठन और उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। तो इस अधिनियम के तहत अब जो गवर्नर है वो नए प्रांत बना सकता है। जिस प्रकार से बम्बई प्रांत था, मद्रास प्रांत था, उस प्रकार से वो नए नए प्रांत को बना सकता था और वहाँ पे शासन चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता था। अब आगे देखेंगे हम पोर्टफोलियो प्रणाली संबंधी प्रावधान। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई। तो पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है, वो किस प्रकार काम करती है, तो हम देखते हैं। वो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री है तो वो अकेले भारत का शासन नहीं चला सकते, उन्होंने अपनी सहायता के लिए अलग अलग मंत्री को बना के रखा हुआ है। जैसे किसी को उन्होंने होम मिनिस्टर बनाकर रखा है, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बनाकर रखा हुआ है, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना के रखा हुआ है। तो उसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ये जो विभाग है, जैसे कि गृह विभाग, सैन्य विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, ये सभी विभाग को जो उसके परिषद के जो सदस्य हुआ करते थे उनको बांट दिया उसने, एक एक सदस्य को एक एक विभाग दे दिया। तो इससे उसका काम जो है वो हल्का और अच्छी तरीके से होना चालू हो गया। तो इस पोर्टफोलियो प्रणाली को इस अधिनियम के तहत मान्यता दे दी गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली, इसके अंतर्गत वाइसरॉय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में परिषद की तरफ से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। तो जो वाइसरॉय के जो परिषद के जो सदस्य थे उनको एक एक ये विभाग दे दिया गया था। तो वो एक एक की जगह उनको 2 या 3 ऐसे और भी एक से ज़्यादा विभाग एक एक सदस्य को दे सकते थे इस अधिनियम के तहत, और उसे इस विभाग में परिषद की तरफ से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी था। पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उसके परिषद में उसी की सहायता के जो 4 सदस्य हुआ करते थे उन्हें अलग अलग विभाग सौंप दिए गए थे। जैसे कि हमने देखा, जो उसके परिषद के जो सदस्य हुआ करते थे उन्हीं को अलग अलग विभाग सौंप दिया गया था। तो एक जो पहला सदस्य था उसको गृह विभाग सौंपा गया था, जो दूसरा सदस्य था उसको सैन्य विभाग सौंपा गया था, जो तीसरा सदस्य था उसको वित्त विभाग सौंपा गया था, और जो चौथा सदस्य था उसको राजस्व विभाग सौंपा गया था, यानी काम में आसानी होने के लिए। और साथ ही इस अधिनियम द्वारा वाइसरॉय की परिषद में 5वां सदस्य विधिवेत्ता के रूप में जोड़ा गया। तो जो 4 सदस्य हुआ करते थे उसकी परिषद में, उसमें और एक सदस्य को जोड़ दिया गया, उसको 5 कर दिया गया, और जो 5वां सदस्य था वो यानी कानून का जानकार होना चाहिए, अच्छे तरह से उसको कानून का नॉलेज होना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति को 5वां सदस्य बनाया गया और उसको कानून विभाग सौंप दिया गया था। आगे देखेंगे हम कानून निर्माण हेतु अतिरिक्त सदस्यों संबंधी प्रावधान।
इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। उन्होंने देखा था कि अब भारत में शासन करना इतना आसान नहीं है। भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसी नीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रावधान इस अधिनियम में किया। हम आगे देखेंगे कि उन्होंने किन किन प्रतिनिधियों को, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया था कानून बनाने की प्रक्रिया में। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसरॉय की परिषद का विस्तार किया गया। तो जो वायसरॉय की परिषद हुआ करती थी पहले से, जो उसकी 4 सदस्यों की परिषद थी, उसमें एक और जोड़ दिया गया था और 5 कर दिया गया था। एक और जो विधिवेता को जोड़ दिया गया था और 5 कर दिया गया था। उसके भी अलावा एक और परिषद का गठन किया गया कानून व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए। कानून निर्माण हेतु अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया, जिनकी संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 तक हो सकती थी। तो वो जो नई परिषद बनाई गई उसमें मिनिमम 6 सदस्य हो सकते थे, अधिकतम मैक्सिमम 12 सदस्य हो सकते थे। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का था। इस तरह वायसरॉय की परिषद में सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर न्यूनतम 11 और अधिकतम 17 हो गई। यानी मिनिमम 11 हो गई उसके सहायता के लिए सदस्यों की संख्या, और मैक्सिमम 17 हो गई। अब 11 कैसे हो गई? तो 5 तो पहले ही थे उसके पास, और मिनिमम 6 सदस्यों को और जोड़ देंगे कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, तो मिनिमम 11 हो जाएंगे। और अगर वो 12 को जोड़ता है तो मैक्सिमम 17 हो जाएंगे। नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। तो कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो अतिरिक्त परिषद का गठन किया गया था, उस परिषद में जो भी सदस्यों की नियुक्ति होंगी, जिनको भी मनोनीत किया जाएगा, उनमें से आधे जो सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी होने चाहिए थे, और आधे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए थे जो ब्रिटिश सरकार में किसी भी पद पर ना हो। वायसरॉय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। तो वायसरॉय के पास ये अधिकार था कि वो कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के तौर पे नियुक्त कर सकता था, उनका नामांकन कर सकता था उस परिषद के लिए। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसरॉय की विस्तारित परिषद के सदस्यों का भारतीय होने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। यानी ऐसी आवश्यक नहीं था कि वो भारतीयों को ही उस परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के लिए चुने। वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकता था, वो ब्रिटेन के व्यक्ति को भी चुन सकता था। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं था कि वो भारतीयों को ही चुने। परंतु व्यवहारिकता में श्रेष्ठ वर्गों के भारतीयों को इसमें जोड़ा गया। तो उसने व्यवहारिकता में जो ऊंचे ऊंचे वर्ग के भारतीय थे, जो राजा महाराजा थे, उनको उसने इसमें जोड़ा। जो उसके साथ, लॉर्ड कैनिंग के साथ जिसका संबंध अच्छा है, जो उसके इशारों पे नाचे, यानी एक किस्म के पपेट, कठपुतली, वो जैसा बोले लॉर्ड कैनिंग वैसे ही वो करे, ऐसे लोगों को उन्होंने इस परिषद में जोड़ा था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो हमने देखा कि ये जो राजा थे, ये 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसमें अंग्रेजों के तरफ से थे, अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे ये लोग। तो इनके साथ लॉर्ड कैनिंग के संबंध अच्छे थे, इस वजह से उसने अपने इशारे पे नाचने के लिए इन राजाओं की नियुक्ति की, उसने उनको मनोनीत किया उस परिषद में।
प्रेसिडेंसी संबंधित प्रावधान। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। तो इस अधिनियम ने बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की, यानी वो अपने प्रेसिडेंसी में कानून बना सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं, इसकी उनको छूट दी। अलग अलग प्रेसिडेंसी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे वो नए नए कानून बना सकते थे अपने प्रांतों के लिए। आगे देखेंगे। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कैसा कर दिया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको सबसे ऊंचा पद दे दिया गया था और जो मद्रास और बम्बई के जो ये थे गवर्नर उनको उसके नीचे कर दिया गया था। तो अगर इन मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को कोई कुछ फैसला लेना है तो वो उससे बंगाल के गवर्नर से अनुमति लेना होता था। पर इस अधिनियम के तहत उनको छूट दे दी गई कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने अपने प्रांतों में नए नए कानून लगा सकते हैं, नए नए आदेश जारी कर सकते हैं। इस प्रकार से उनको छूट दे दी गई, यानी अलग अलग कर दिया गया सभी को। इस विधायी विकास नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। तो 1937 तक हर प्रांतों को स्वतंत्रता मिल गई, वो अच्छे तरीके से सेट हो गए। उन्होंने अपना कानून बनाया, अपने स्टेट के हिसाब, अपने प्रांतों के हिसाब से उन्होंने अपना अलग अलग कानून बनाया। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1867 में विधान परिषद का गठन हुआ। तो इन प्रांतों में बंगाल में 1862 में विधान परिषद का गठन किया गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में विधान परिषद का गठन किया गया और पंजाब में 1867 में विधान परिषद का गठन किया गया। अभी हम देखेंगे भारत में शासक की संरचना किस प्रकार थी। हमने पहले देखा था 1858 का जो अधिनियम आया था उसमें किस प्रकार थी, और एक बार देख लेते। तो रानी जो थी सबसे ऊपर हुआ करती थी, उसके नीचे ब्रिटेन की संसद हुआ करती थी, उसके नीचे भारत सचिव हुआ करता था। भारत सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था। भारत सचिव तक ये ब्रिटेन में हुआ करते थे और भारत सचिव के नीचे जो गवर्नर था, वाइसरॉय था, वो भारत में शासन चलाया करता था। वाइसरॉय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद थी और इन 4 सदस्यों में से अगर उसको कोई नियम, कोई आदेश जारी करना है तो इन 4 में से 2 सदस्यों की उसको सपोर्ट होना चाहिए था वाइसरॉय को, तभी वो कर सकता था। तो इस प्रकार से 1858 के अधिनियम के तहत कार्य चलता था भारत में। अभी हम आगे देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या क्या बदलाव किए गए। तो सबसे ऊपर रानी हुआ करती थी, रानी के नीचे ब्रिटेन की संसद हुआ करती थी, भारत सचिव हुआ करता था ब्रिटेन की संसद के नीचे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद का इसमें भी ये थी। तो यहाँ पे हम देखते दोनों भी जगह सेम है, इसके नीचे बदलाव होते हैं।
1861 के अधिनियम के तहत इसके नीचे बदलाव होते हैं, वो अभी देख लेते क्या क्या बदलाव हुए। तो वाइसरॉय गवर्नर तो अपने जगह पे है, तो उसके मदद के लिए पहले 4 सदस्यों की परिषद हुआ करती थी। इन चारों सदस्यों को अलग अलग विभाग दे दिया गया। एक को गृह विभाग दिया गया, एक को सैन्य विभाग दिया गया, एक को वित्त विभाग दिया गया, एक को राजस्व विभाग दिया गया, और इन 4 के अलावा और एक सदस्य को जोड़ दिया गया जिसको कानून विभाग दिया गया। फिर दूसरी साइड में अतिरिक्त 6 से 12 सदस्य कानून व्यवस्था के मजबूती के लिए अतिरिक्त परिषद का गठन किया गया था। इसमें आधे सरकारी होने चाहिए थे, यानी जो ईस्ट इंडिया के अधिकारी है वो आधे होने चाहिए थे, या वो मिनिमम 6 लोगों को ले सकता था वाइसरॉय, या फिर अधिकतम 12 लोगों को ले सकता था। इनके 6 से 12 के बीच में कितने भी सदस्यों को उस परिषद में नियुक्त कर सकता था। तो वो जितने भी नियुक्त करेंगे उसमें से आधे जो सदस्य हुआ करते थे वो सरकारी होने चाहिए थे और आधे गैर सरकारी होने चाहिए थे। तो इस प्रकार 1861 के अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए थे और कुछ बदलाव किए गए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आखिर तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।